गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। डियर स्टूडेंट, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 13 जो 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, वो अपन अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। सेशन 2024-25 में कौन कौन सी पोइम आपको तैयार करनी है। हमारे सिलेबस में 5 पोइम हैं, एक हटा दी गई है। कौन कौन सी पोइम इस साल तैयार करनी है? माई मदर इज एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर। डियर स्टूडेंट, पोइम सरल भाषा में है। अगर आप 6 में से 6 नंबर लाना चाहते हैं तो आप ये पोइम अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और निश्चित रूप से आप 100% आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट, बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे करें कि अपन क्या लिखें कि अपन को 6 में से 6 मार्क्स मिल जाए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हम हमारे टॉपिक की ओर। एक्सप्लेनेशन, सबसे पहली पोइट्री है माई मदर एट 66। डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं हमारी पोइम माई मदर एट 66। 2024 एंड 25 में ये पोइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इसकी लेखिका है कमला दास। मेन एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू होल पोइम। अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आपको ये पूरी पोइम अच्छी तरह से तैयार करनी है और एक ही पोइम आपको अच्छी तरह से तैयार करके लिखनी है। ड्राइविंग फ्रॉम अ कॉप्स यानी कमला दास की पोइम है। 4 लाइनें बोर्ड के एग्जाम में लिखी होगी, इसके आधार पर आपको लिखना है। सबसे पहले रेफरेंस में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। रेफरेंस का मतलब संदर्भ। आपको हिंदी में नहीं लिखना है, एग्जाम में संदर्भ, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। ये पंक्तियां कमला दास द्वारा लिखित कविता माई मदर एट 66 से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। प्रसंग, इन above lines the poet describes about poor physical condition of her mother। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री अपनी माँ की दयनीय स्थिति का वर्णन करती हैं। Her mother has become very weak, thin and pale due to old age। उसकी माँ बुढ़ापे के कारण कमजोर, दुबली पतली और पीले चेहरे वाली बन गई हैं। She has become 66 years old और वो 66 साल की हो गई। कितने साल की? 66 years old। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। द पोइट कमला दास टेल्स अस, एक्सप्लेनेशन व्याख्या में आपको पूरी डिटेल की समरी लिखनी है, ध्यान दीजिए। द पोइट कमला दास टेल्स अस दैट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम बाय कार। कवित्री कमला दास कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह वो अपने मायके से, माता पिता के घर से कार द्वारा कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, बिसाइड इन पास में उसकी माँ कार में उसके पास बैठी हुई थी। सी वॉज डोजिंग, वो क्या कर रही थी? झपकियाँ ले रही थी। सी वॉज डोजिंग, वो झपकियाँ ले रही थी। सी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, वो झपकियाँ ले रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। किसका मुंह खुला हुआ था? उसकी माँ का। हर फेस वॉज लुकिंग लाइक ए कॉप्स, कॉप्स इन शव, उसका चेहरा शव की भांति दिख रहा था। द पोइट रियलाइज विथ पेन टू सी हर मदर दैट सी वुड नॉट लिव लॉन्ग नाउ। कवित्री को अपनी माँ को देखकर दुख हुआ कि अब उसकी माँ ज़्यादा देर तक नहीं, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिएगी। द सीन इन साइड ऑफ द कार वॉज सॉरोफुल। कार के अंदर वाला दृश्य बड़ा दुखदायक था। टू कीप अवे सॉरोफुल थॉट फ्रॉम हर माइंड, अपने मन से दुख भरे विचार को हटाने के लिए सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, उसने कार से बाहर देखा। She saw that the trees were running very fast and happy children were coming out of their houses। और उसने कार के बाहर क्या देखा? पेड़, युवा पेड़ दौड़ रहे थे और प्रसन्नचित बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे। The scene of the outside of the car was very joyful। कार के बाहर वाला दृश्य बड़ा आनंददायक था।
आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट एयरपोर्ट सी लुक्ड हर मदर अगेन। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच होने के बाद फिर उसने अपनी माँ को देखा। सी सो लुकिंग लाइक ध्यान रखना। और आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट सी लुक्ड हर मदर अगेन। सिक्योरिटी जांच के बाद, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के बाद उसने फिर अपनी माँ को देखा। सी वॉज लुकिंग लाइक ए लेट विंटर्स मून, वो गुजरे हुए शीत ऋतु के चंद्रमा के समान दिख रही थी। सीइंग हर मदर हर चाइल्डहुड फियर केम इन हर माइंड। ध्यान रखना। और अपनी माँ को देखकर उसका बचपन का डर, यहाँ हीज की जगह आएगा, उसका बचपन का डर उसे याद आ गया। सीइंग हर मदर हर चाइल्डहुड फियर केम इन हर माइंड, और उसे अपनी माँ को देखकर अपना बचपन का डर याद आ गया। हर मदर फियर वॉज लूजिंग हर मदर। हर चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन का डर क्या था? हर चाइल्डहुड फियर वॉज लूजिंग हर मदर, उसका बचपन का डर था उसकी माँ को खोने का। शी hid sorrow from her mother and bid farewell from her mother saying see you soon अम्मा। उसने अपना दुख अपने माँ से छुपाया और see you soon अम्मा हम फिर मिलेंगे, मम्मी हम फिर मिलेंगे, इस तरह से उसने कहकर विदाई ली। बिड फेयरवेल का मतलब विदाई ली। प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन थी। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और कोई समझ में नहीं आने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली पॉइंट ध्यान देते हैं। अगली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट। पेब्लो नेरुदा, इसका जो लेखक है पेब्लो नेरुदा, कीपिंग क्वाइट, चुप रहो। नाउ वी विल काउंट टू 12 सो मच, और इस तरह से ये लाइन आएगी। ऐसे इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। रेफरेंस है इसका, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुदा। ये पंक्तियां पेब्लो नेरुदा द्वारा लिखित कविता कीपिंग क्वाइट से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? इन अबो लाइन्स द पोइट पेब्लो नेरुदा अपील्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रिमेन रहना क्वाइट ऑन द सरफेस एंड सतह ऑफ द अर्थ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि पेब्लो नेरुदा दुनिया के लोगों से, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों से अपील करता है कि पृथ्वी की सतह, सरफेस एंड सतह पर शांत रहे, रिमेन रहे, क्वाइट एंड शांत, पृथ्वी के सतह पर शांत रहे। ही टेल्स अस दैट द मेन कोज ऑफ फाइटिंग इज टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो हमें बताता है, कवि हमें बताता है कि लड़ाई का मुख्य कारण है किसी भी भाषा में बात करना। एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखना है, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। द पोइट टेल्स अस दैट द मेन कोज ऑफ वॉर्स इज टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि हमें कहता है कि लड़ाई का मुख्य कारण है किसी भी भाषा में बात करना। द पोइट अपील्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रिमेन क्वाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कवि दुनिया के लोगों से अपील करता है कि पृथ्वी की सतह पर, सरफेस एंड सतह पर शांत रहे। ही सेज दैट इफ वी रिमेन क्वाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो कहता है अगर हम पृथ्वी की सतह पर शांत रहेंगे, देयर विल बी नॉट एनी वॉर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। द पोइट अपील्स टू द फिशरमैन टू स्टॉप फिशिंग सो दैट लाइव्स ऑफ व्हेल्स विल बी सेफ। कवि मछुआरों से भी अपील करता है कि वे मछली पकड़ना रोके ताकि व्हेल्स, मछली का जीवन सुरक्षित रहेगा। द पोइट अपील्स टू द सॉल्ट वर्कर्स टू स्टॉप फॉर सम टाइम एंड सी देयर हर्ट्स एंड। कवि नमक पर काम करने वाले मजदूरों से भी अपील करता है कि वे कुछ समय रुके और अपने चोट ग्रसित हाथों को देखें। ही अपील्स टू दोज पीपल, कवि उन लोगों से भी अपील करता है हु आर रेडी फॉर वॉर्स विथ पॉइजनस गैसेज, वॉर विथ डेंजरस वेपन्स एंड वॉर विथ एनवायरनमेंट। कभी उन लोगों से भी अपील करता है जो विषैली गैसों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो घातक, डेंजर से नहीं घातक, वेपन से नहीं हथियार, जो घातक हथियारों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। कवि कहता है, ही सेज दैट दे विल विन अ वॉर, वे युद्ध तो जीत जाएंगे, बट नो सर्वाइवर्स, यानी जीवित, विल रिमेन अलाइव टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, लेकिन उनकी जीत को बनाने वाला पीछे कोई जीवित नहीं रहेगा। सर्वाइवर्स का मतलब जीवित। देयरफॉर का मतलब इसीलिए द पोइट अपील्स टू द पीपल ऑफ द अर्थ, इसलिए कवि पृथ्वी के लोगों से अपील करता है टू लिव क्वाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर शांत रहें। ही सेज दैट
दैट मोमेंट विल बी एक्जोटिक व्हेन ऑल द पीपल विल लिव ऑन द अर्थ विथ पीसफुल। कवि कहता है कि वो पल बड़ा अजीब होगा, विचित्र होगा, जब सारे लोग पृथ्वी की सतह पर शांत रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक्सप्लेनेशन थी और इसको आप अच्छी तरह से तैयार करके बोर्ड के लिए तैयार करना है। अब हम हमारा अगला जो पोइम है वो तैयार करेंगे, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स। इसका जो लेखक है जॉन किट्स। एक सुंदर चीज़। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब ध्यान दीजिए हमारे पोइम थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्वाइट ब्रीदिंग। एक सुंदर चीज़ हमें हमेशा जॉय देती है। अब इसके रेफरेंस क्या होता है, ध्यान रखना। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम अ थिंक ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। ये पंक्तियाँ जॉन किट्स द्वारा लिखित कविता अ थिंक ऑफ ब्यूटी से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग में क्या लिखना है। इन अबो लाइन्स द पोइट जॉन किट्स डिस्क्राइब्स अबाउट अ थिंक ऑफ ब्यूटी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि जॉन किट्स एक सुंदर चीज के बारे में वर्णन करता है। ही सेज दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय फॉर एवर। और वो कहता है एक सुंदर चीज हमें हमेशा, फॉर एवर का मतलब हमेशा, हमें आनंद देती है। ही सेज दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय फॉर एवर। कवि कहता है, वो कहता है कि एक सुंदर चीज हमेशा हमें जॉय देती है, आनंद देती है। इट्स लवलीनेस नेवर एंड्स। और उसकी सुंदरता, एक सुंदर चीज की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है, बट इंक्रीजेज डे बाय डे। इसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिए। द पोइट टेल्स अस दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अनलिमिटेड जॉय। कवि हमें कहता है कि एक सुंदर चीज हमें असीमित खुशियां देती है। अनलिमिटेड जॉय का मतलब असीमित खुशियां। इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेज। और इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स लवलीनेस नेवर एंड्स। और एक सुंदर चीज की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। द पोइट सेज दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस। कवि कहता है कि एक सुंदर चीज हमें अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, एक मीठे सपनों भरी नींद देती है। एक सुंदर चीज हमें चार चीजें देती है। अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों भरी नींद, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, बोर क्वाइट और चैन, बोर क्वाइट कुंज के समान शांति, एंड गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य। एक सुंदर चीज हमें चार चीजें देती हैं। अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों भरी नींद, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, बोर क्वाइट कुंज के समान शांति, एंड गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मतलब ये चारों चीजें ध्यान रखना। एक मतलब एक थिंक ऑफ ब्यूटी हमें देती है। अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, एक मीठे सपनों भरी नींद, और क्वाइट, ध्यान रखना, बोर क्वाइट का मतलब कुंज के समान शांति, गुड हेल्थ का मतलब अच्छा स्वास्थ्य, और क्वाइट ब्रीदिंग, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्वाइट ब्रीदिंग, चैन की सांसें। अ थिंक ऑफ ब्यूटी रिमूव्स ऑफ सैडनेस एंड डेस्पेयर फ्रॉम आवर स्पिरिट। एक सुंदर चीज हमारे आत्मा से उदासीनता और निराशा को हटा देती है। यानी एक सुंदर चीज हमारे आत्मा पर पड़े हुए उदासीनता और निराशा को हटा देती है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इंस्पायर अस टू लिव द लाइफ। एक सुंदर चीज हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इंस्पायर्स यानी प्रेरित करना। अ थिंक ऑफ ब्यूटी शोज राइट पाथ ऑफ लाइफ। एक सुंदर चीज हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती है, शोज इन दिखाती हैं। सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर मेंशन इन द पोएम्स। और इस कविता में कुछ सुंदर चीज़ों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कुछ सुंदर चीज़ों का वर्णन किया गया है, विच आर फॉलोइंग। अब विचार जो है, अब कौन कौन सी सुंदर चीज़ें ध्यान रखना इधर। सबसे पहले द अर्थ, पृथ्वी, द मून, चंद्रमा, द सन, सूर्य, द ट्रीज, पेड़, शिप, बेड, डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, क्लियर रिल्स, स्वच्छ झरने, मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब, फाउंटेन, फुहारे, गुड टेल्स ऑफ हीरोज, यानी महान पुरुषों की सुंदर कहानियाँ। अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय ऑफ लाइफ। एक सुंदर चीज़ हमें जीवन का आनंद देती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पोइम को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और ये याद रखिए, एक सुंदर चीज़ हमें क्या क्या देती है। अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों भरी नींद, गुड हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग एंड क्वाइट अ ब्रीदिंग, यहाँ पर ध्यान रखना, बोर क्वाइट कुंज के समान शांति, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, और यहाँ पर लिख दीजिए गुड हेल्थ की जगह क्वाइट ब्रीदिंग, चैन की सांसें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारी पॉइंट आ रही है अ रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे पर बनी दुकानें क्या अपील करती हैं। रॉबर्ट फ्रस्ट क्या कहता है, इसका जो लेखक है रॉबर्ट फ्रस्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस, अ डॉल ऑफ ब्रेड। अब ध्यान दीजिए,
Reference: These lines have been taken from the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. ये पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा लिखित कविता अ रोड साइड स्टैंड से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? इन अबव लाइन्स द पोइट रॉबर्ट फ्रस्ट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ दोज शॉपकीपर हु हैव मेड देयर शॉप्स एट रोड साइड। उपरोक्त पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रस्ट उन दुकानदारों की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है जिन्होंने अपनी दुकानें सड़क के किनारे पे लगाई है। दे हैव बिल्ट शॉप्स इन द होप ऑफ दैट द कार बस ट्रक ऑनर्स विल स्टॉप एट द स्टैंड्स एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम। उन्होंने इस आशा में अपनी दुकान सड़क के किनारे पे लगाई है कि कार बस ट्रक के ऑनर मालिक उनकी दुकानों पे रुकेंगे और उनसे कुछ सामान खरीदेंगे। अब एक्सप्लेनेशन इस तरह से है प्यारे विद्यार्थियों। द पोइट जॉन किट्स टेल्स अस दैट सम पुअर विलेजर्स हैव सेटअप देयर सेटअप यानी लगाई है, ये फ्रेजल ऑफ है। द पोइट जॉन किट्स टेल्स अस दैट सम पुअर विलेजर्स हैव सेटअप देयर शॉप्स एट रोड साइड। कवि जॉन किट्स हमें कहता है कि कुछ गरीब ग्रामीणों ने अपनी दुकानें सड़क के किनारे पर स्थापित की हैं। दे हैव मेड देयर शॉप्स at the roadsides in hope of that vehicles owner will stop at their shops and buy something from them so that their life run easily। अब कवि कहता है कि उन्होंने इस आशा में सड़क के किनारे पे दुकानें लगाई हैं कि वाहनों के मालिक व्हीकल्स ऑनर्स यानी वाहनों के मालिक उनकी दुकान पर रुकेंगे और उनसे कुछ सामान खरीदेंगे ताकि उनका जीवन आसानी से चल सके। दे वेट ऑल डे फॉर कस्टमर। कवि कहता है कि बेचारी दुकानदार पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करते हैं, कस्टमर से नहीं ग्राहक। बट द पोइट सेज दैट द व्हीकल्स ऑनर्स डोंट स्टॉप एट दैट शॉप्स एंड पास अवे वेरी हाई स्पीड। और कवि कहता है द पोइट सेज दैट द व्हीकल ऑनर्स वाहनों के मालिक डोंट स्टॉप एट दैट शॉप्स उनकी दुकानों पर नहीं रुकते हैं और दे पास अवे वे निकल जाते हैं। ये पास ही लिखना, पास नहीं होगा। दे पास अवे वेरी हाई स्पीड और वे तेजी से गुजर जाते हैं। दे लॉन्गिंग इन इच्छा ऑफ स्टॉपिंग व्हीकल्स बिकेम वैन यानी वैट। उनके वाहनों के उनकी दुकानों पर वाहनों की रुकने की इच्छा वैट हो जाती है। क्या हो जाती है? वैट। द पोइट्स रिग्रेट्स टू से, रिग्रेट्स का मतलब होता है, रिग्रेट्स का मतलब दुख, कवि दुख के साथ कहता है। द पोइट रिग्रेट्स टू से दैट द व्हीकल ऑनर्स डोंट पे देयर अटेंशन टुवर्ड्स दीज पुअर शॉपकीपर्स। कवि कहता है कि वाहनों के मालिक इन गरीब दुकानदारों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ही सेज दैट इफ सम व्हीकल्स ऑनर स्टॉप एट द शॉप्स, कवि कहता है अगर कुछ वाहनों के मालिक उनकी दुकान पर रुक भी जाते हैं तो दे ओनली स्टॉप टू आस्क द वे और प्राइस ऑफ द थिंग्स, लेकिन वे केवल रास्ता पूछने के लिए और रुक भी जाते हैं। तो क्यों रुकते हैं? वे रास्ता पूछने के लिए और वस्तुओं के भाव पूछने के लिए। बट दे डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वे उन दुकानदारों से कुछ नहीं खरीदते हैं। द पोइट सेज दैट दीज शॉपकीपर्स आर सेलिंग फ्रेश पम्पकिन्स एंड वाइल्ड बेरीज। कवि कहता है कि ये सड़क पर बने दुकानें ये ताज़ा लौकी और जंगली बेर बेच रहे हैं। द पोइट requests to all those vehicles owners to stop at their shop। कवि सभी वाहनों के मालिकों से अनुरोध करता है, अपील करता है कि उनकी दुकान पे रुकें and buy something from them so that their survival runs easily, और उनकी दुकानों पे रुकें ताकि उनका जीवन आसानी से चल सके। डियर स्टूडेंट, ये एक्सप्लेनेशन बहुत सरल भाषा में बनाई गई है और आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अब हमारी लास्ट पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर, एड्रिन रिच की पोएम है और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर यू और फॉर द एग्जाम्पल। ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रिन रिच ने लिखी है और ऑन जेनिफर के टाइगर। रेफरेंस क्या है? ऑन जेनिफर्स अनअफ्रेड एनी नीडर। Reference and these lines have been taken from the poem On Jennifer's Tiger written by Adrian Rich। ये पंक्तियाँ एड्रिन रिच द्वारा लिखित कविता ऑन जेनिफर टाइगर से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? इन अबव लाइन्स द पोएट एड्रिन रिच डिस्क्राइब्स अबाउट मिजरेबल लाइफ ऑफ ऑन जेनिफर। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री एड्रिन रिच कहती हैं, एड्रिन रिच ऑन जेनिफर के दैनिक जीवन के बारे में, मिजरेबल का मतलब दैनिक जीवन के बारे में वर्णन करती हैं। She says that Aunt Jennifer is very sad after her marriage। वो कहती हैं कि Aunt Jennifer अपनी शादी के बाद बहुत दुखी हैं। She is living
हर लाइफ अंडर प्रेशर ऑफ हर क्रूअल हस्बैंड, और वो अपने पति के निर्दय पति के अंडर प्रेशर में अपना जीवन जी रही हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरह से समझना है। द पोइट एडेनरिच डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स विच ऑन जेनिफर हैज़ मेड ऑन द वूल पैनल। कवित्री एडेनरिच ऑन जेनिफर के टाइगर्स के बारे में वर्णन करती हैं जो उसने ऊन के पर्दे पर बनाए हैं। ऑन जेनिफर एक्सप्रेसेस हर सोरो थ्रू द टाइगर्स। ऑन जेनिफर टाइगर के माध्यम से अपना दुख अभिव्यक्त करती है। द टाइगर्स मेड बाय हर ऑन द पैनल आर ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, फ्रीडम एंड अनअफ्रेड। और उसके द्वारा ऑन जेनिफर के बनाए गए कहाँ पर, पैनल पर, ऑन जेनिफर के द्वारा बनाए गए ऊन के पर्दे पर टाइगर कैसे हैं, ब्रेव हैं, बहादुर है, साहसी हैं, और बोल्ड का मतलब हिम्मत वाले हैं, करेजियस यानी साहसी है, फ्रीडम यानी नीडर है, और अनअफ्रेड, फ्रीडम यानी आज़ाद, स्वतंत्र, और अनअफ्रेड का मतलब नीडर है। बट सी इज़ नॉट हैप्पी आफ्टर मैरिज। लेकिन कवित्री कहती हैं, एडेनरिच कहती है कि ऑन जेनिफर अपनी शादी के बाद सुखी नहीं है, खुश नहीं है। द रिंग गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड फील्स हैवी इन हर फिंगर। और उसके पति द्वारा उसको दी गई अंगूठी अभी भी उसकी अंगुली पर भारी पड़ रही है। सी हैज़ बिकम वेरी वीक एंड ओल्ड। वो बहुत कमज़ोर और वृद्ध हो गई हैं। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग ऑन द वूल पैनल टू पुल द आइवरी नीडल। और उसकी अंगुलियाँ ऊन के पर्दे से हाथी दांत, एवरी का मतलब हाथी दांत की नीडल है, सुई को खींचते समय फ्लटरिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं। द टाइगर्स मेड बाय हर आर ब्रेव एंड दे आर एज ब्राइट एज टोपाज। उसके द्वारा बनाए गए टाइगर बहुत बहादुर हैं और टोपाज के समान चमकीले हैं। टोपाज यानी पीला पुखराज। दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज। और वे उन लोगों से, वे इतने टाइगर्स हिम्मत वाले हैं, नीडर हैं, कि वे उन लोगों से भी नहीं डर रहे हैं जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे आर रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। वे हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। बट ऑन जेनिफर सेज दैट सी इज़ नॉट फ्रीडम एंड हैप्पी लाइक हर टाइगर्स। लेकिन ऑन जेनिफर कहती है कि मैं अपने टाइगर्स के समान आज़ाद और खुश नहीं हूँ। हर डोमिनियरिंग हस्बैंड हैज़ मेड हर लाइफ अ हेल। उसका निरंकुश पति ने उसके जीवन को नर्क बना दिया है। सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ। वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। और सी समटाइम्स फील दैट हर लाइफ हैज़ बिकम हेल आफ्टर द मैरिज। और वो कभी कभी सोचती है कि उसका जीवन शादी के बाद नर्क बन गया। क्या बन गया? नर्क बन गया। ध्यान रखना, हेल का मतलब नर्क। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 पॉइंट मैंने आपको समझाई, सरल भाषा में लिखी गई है। आप अगर एग्ज़ाम में 6 में से 6 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन 5 एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। साथ ही हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर इम्पोर्टेंट लेसन्स टू यू टाइम टू टाइम। टेक केयर, लिव ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच। और डियर स्टूडेंट, आप इन 5 पॉइंट को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आप 13वां क्वेश्चन में 6 में से 6 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन एक्सप्लेनेशन को, जो सरल भाषा में आपके लिए बनाई गई है, तैयार कर लीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी।